हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, आपका मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस हम लोग ने कल पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ डेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिक्स में। आप क्वेश्चन बिना डेटा के सॉल्व ही नहीं कर सकते। सबसे पहले कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है अगर आपको एक स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकालना है, तो आपको डेटा चाहिए होता है। तो मैंने कल आपको बताया कि किस किस टाइप का डेटा होता है ना। कल हमने डिस्कस किया कि किस किस टाइप का डेटा होता है। तो सबसे फर्स्ट मैंने बताया आपको रॉ डेटा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले होता है रॉ डेटा, जो रॉ टाइप में लिखा जाता है, दिख रहा है आपको। फिर होता है डिस्क्रीट, जिसको फ्रीक्वेंसी के साथ। ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ ये देखते हुए हम लोग उसको बनाते हैं। डिस्क्रीट, जिसमें ग्रुप नहीं होता है, ग्रुप कोई नहीं होता है, सिंपल सिंपल बन जाता है। ठीक है। फिर ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में 2 3 4 5 6 टाइप का डेटा है, जिसमें हमने बोला था कि जो एक ग्रुप डेटा होता है जो कंटिन्यूअस होता है, जिसमें आपके नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यू में आते हैं, लाइक दिस। इसे अपर लिमिट बोला जाता है, जीरो को लोअर लिमिट। मतलब जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड में है वो पूरी लोअर लिमिट होती है और इधर वाली पूरी अपर लिमिट होती है। इसको एक्सक्लूसिव क्लास बोला जाता है, क्योंकि जब हम टैली मार्क बनाते हैं तो इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता। और वही इसका जो अपोजिट है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, इसमें पूरे अपर लिमिट जो है आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अब इसे कंटिन्यूअस कैसे किया जाता है, तो जब हम इसे कंटिन्यूअस करते हैं तो हमें मिलने वाली लिमिट्स को हम अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री में बोलते हैं। तो जो डिफरेंस है आपकी इसमें, जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस दिख रहा है वो 1 का है। इसको करते हैं डिवाइड बाय 2, तो आता है 0.5। इस 0.5 को हर एक लोअर लिमिट से आप माइनस करेंगे और हर एक अपर लिमिट में आप इसको प्लस करेंगे, तो आपको जो लिमिट्स मिलेगी उसको बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया था कल। बाकी क्या जो है और एक बार रिवाइज कराऊंगी। पहले 2 तक हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी में देखते हैं क्या दिया है। थ्योरी में उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का डिस्कशन किया है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब जो हमने अभी बनाया कि ग्रुप वाइज, डिस्क्रीट वाइज हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। सो we discussed the frequency in previous section. The frequency data occurs when we classify statistical data in respect of their variables और एन एट्रीब्यूट। जब हम डेटा को एट्रीब्यूट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा बोला जाता है। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफाइंड इन अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। आप देख रहे हैं कि मैंने जो डेटा बनाया है वो स्टैटिस्टिकल टेबल में बनाया है, यूजुअली इन असेंडिंग ऑर्डर, रिलेटिंग टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू और अ ग्रुप ऑफ वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी। वो क्या बता रहा है कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यूजुअली मतलब जरूरी नहीं है, रिलेटिंग टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू मतलब इंडिविजुअल वैल्यू के सामने भी आप लिख सकते हैं और ग्रुप वैल्यूज के सामने भी आप लिख सकते हैं। तो इंडिविजुअल वैल्यूज के सामने मतलब ये बात कर रहा है डिस्क्रीट डेटा की और ये बात कर रहा है ग्रुप डेटा की। ठीक है, ये बात कर रहा है ग्रुप डेटा की। इन केस द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन इज एन एट्रीब्यूट, अगर वो एट्रीब्यूट है मतलब वो एक क्वालिटेटिव डेटा है, से नेशनैलिटी, देन द tabulation is made allotting the numerical figures to the different classes. Attribute may be like in a illustration counting a numbers of Indian, British, कुछ भी हो सकता है। तो वो बोल रहा है कि आप उसको ना काउंटिंग कर दो। काउंटिंग कर दो का मतलब है कि आप उसको नंबरिंग दे दो, टैली मार्क दे दो, सो दैट आप उसको काउंट कर सको। ठीक है। सो द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरीज और क्लासेस विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव वो भी मैंने आपको बताया। एक्सक्लूसिव वो क्लासेस, इसी को ही एक्सक्लूसिव बोला जाता है।
यहाँ एक्सक्लूसिव तो आ ही गया है, राइट। इसे एग्जॉस्टिव बोला जाता है, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव मतलब डिसकंटिन्यूअस को एग्जॉस्टिव भी बोला जाता है, और जो कंटिन्यूअस है उसको तो मैंने आपको इंक्लूसिव लिख कर ही दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, आपको पता होने चाहिए। नाउ फिगर्स अगेंस्ट द क्लासेस आर रिकॉर्डेड, इट इज द फ्रीक्वेंसी corresponding particular classes signifying the number of times how the frequency of particular class occur। कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितने बार हुई, कल मैंने आपको टैली मार्क बना के दिखाया ना, तो वही होता है नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। जब हम टैली मार्क को गिन गिन के लिखेंगे, वो आपका क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। दस द नंबर ऑफ इंडियंस फ्रॉम द गिवन डेटा सिग्निफाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियंस। और ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ऐसे जो क्लासेस के सामने लिखे जाते हैं, वेरिएबल्स के सामने लिखे जाते हैं, तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट भी होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्क्रीट होंगे, जो अनग्रुप्ड है, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब हम चीज़ों को कंटिन्यूअस वेरिएबल में लेके जाएंगे, तो क्लासिफिकेशन को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मतलब जो चीज़ें मेजरेबल है, जो चीज़ें कंटिन्यूअस है, दो टाइप के डेटा हमने देखे थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट डेटा के लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डेटा के लिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी जो है ये सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट नहीं होती है, एज इन केस ऑफ एट्रीब्यूट और डिस्क्रीट। ये जो है ये सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट होती है, कौन, डिस्क्रीट। और जो ग्रुप होता है वो एक ग्रुप के अगेंस्ट में होगा। सो इसने बनाया, देखो गर्ल्स बॉयज दे दिया है, ये हो गया आपका कौन सा वाला डेटा, एट्रीब्यूट, मतलब क्वालिटेटिव डेटा, कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज है ना। इसमें सबसे जो बड़ा नंबर होता है, इन सभी चीजों को मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इसने बताया है रेंज, तो रेंज क्या होता है, जब हम सबसे बड़ा नंबर, डेटा का सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर माइनस करते हैं, तो उसे बोलते हैं रेंज, ठीक है। जब हम डेटा का सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर माइनस करते हैं, तो उसे बोलते हैं रेंज। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर क्लास बाउंड्री किसे बोलते हैं, मैंने आपको कल बताया, लोअर लिमिट में से d/2 करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री बोलते हैं। अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट में से में d प्लस करते हैं, d/2 प्लस करते हैं, उसे बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जैसे मैंने ये ले लिया 6, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आपकी 6 है, अपॉन आप कर रहे हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो गई 22, ठीक है। तो अपॉन करेंगे आप 22, ये हो गई आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रीड कैसे करते हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर पूरे फॉर्मूलाज को आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ ओरल, वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बोलता है तो इसे ही हम इनटू कर देंगे बाय 100 से, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बोलता है तो। इसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो आप लेंगे और क्लास विड्थ लेंगे। तो जनरली हमने जो क्लास विड्थ ली है यहाँ पे वो 10 है, ठीक है। ये जो है क्लास विड्थ मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, जिसे क्लास विड्थ भी बोला जाता है, हाइट बोला जाता है, साइज बोला जाता है, लेंथ बोला जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी, अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ऐसा अगर हम सोचे तो उसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि जब हम किसी क्लास में देखते हैं कितने इंटरवल्स हैं, उसकी डेंसिटी कितनी है, कोई कोई क्लास में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी डेंसिटी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और कोई कोई क्लास में कम होती है, राइट। अब
क्लास मार्क, तो क्लास मार्क भी मैंने आपको कल बता दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। बाउंड्री है तो बाउंड्री करेंगे, ठीक है, बाउंड्री है तो बाउंड्री करेंगे, और अगर लिमिट्स है तो लिमिट्स को करेंगे। सो ये हमने पढ़ लिए, हिस्टोग्राम बचा है ना अपना। तो अब ये वाला जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे ये पूरा मैंने आपको बता दिया, जिसमें हमने रेंज पढ़े, रेंज क्या होता है ये पढ़े, रेंज क्या है, रेंज कैसे निकालते हैं। मान लो ये डेटा दे दिया मैंने आपको और बोल दिया कि रेंज, रेंज आपकी पता है, अब सबसे छोटा नंबर है 0 और सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है 5। अब मुझे, मेरे पास नंबर्स कितने हैं टोटल, तो मेरे पास 30 पेजेस है। अब इतने 30 नंबर्स लिखना तो नॉट पॉसिबल, तो आप 1 के अगेंस्ट में लिखेंगे कितने टाइम्स आया, 0 के अगेंस्ट में, 2 के अगेंस्ट में, 3 के अगेंस्ट में, 4 के अगेंस्ट में, 5 के अगेंस्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा डेटा हुआ, ये हुआ आपका डिस्क्रीट। देखो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट। लेकिन अभी मुझे ग्रुप बनाना है, मुझे बनाना है 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, ठीक है। अब टोटल नंबर्स कितने थे, 30, ये आपकी रेंज थी। अब मुझे क्लास लेंथ कितनी रखनी है वो मैं सोचूंगी, क्लास लेंथ मतलब साइज कितनी रखी है, मान लो साइज मुझे रखनी है 2, ठीक है, रेंज 5 है, ठीक है, 5 है रेंज, क्लास लेंथ रखनी है 2। अगर मैं इस 5 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलता है 2.5, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी मिलेगी, तो 2.5 आया, मतलब 3 क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रखी है, अगर ये क्लियर है कितनी रखनी है, इनटू नंबर ऑफ इंटरवल्स, आपको साइज कितनी रखनी है, क्लास साइज कितनी रखनी है। तो मैंने लिखा क्लास साइज मुझे 2 रखनी है और मेरी रेंज कितनी है, रेंज है मेरे 5 ही नंबर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस आपको मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ 2 रखेंगे, क्लास साइज 2 रखनी है, क्लास साइज 3 रखनी है, तो नंबर ऑफ क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपका आंसर आता है तो उसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेंगे, मान लो 2.2 आया तो 3 क्लास ही बनेगी, 2.1 आया तो भी 3 क्लासेस ही आपको बनाना है। जैसे देखो इसने बनाया है, पहले रेंज निकाल लिया 29, अब मैं मुझे क्लास लेंथ चाहिए 5 और 29 मेरी रेंज है, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स 29/5 इज इक्वल टू 6, तो 6 नंबर ऑफ क्लासेस हमारी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी ऊपर वाले चार्ट में ऐड कर देंगे, ऐसा टाइप का ये बन जाएगा। क्लास लिमिट मैंने आपको बता दिया कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट होता है। क्लास बाउंड्री मैंने आपको बता दिया कि बाउंड्रीज मतलब लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2 होता है, ठीक है। ये फॉर ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन, जिसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, जिसमें अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास और लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास सेम होता है, तो ये कोइंसाइड्स होते हैं, तो इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं उनको हम लोग फिर ये वाला फॉर्मूला से कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, क्लास साइज क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता देती हूँ, कल बताई हूँ एक बार लास्ट लेक्चर में, फिर से एक बार लास्ट में टेबल में बता दूंगी। चलो यहाँ ले लेते हैं कि क्यूमुलेटिव मतलब क्या। तो क्यूमुलेटिव, दो टाइप का क्यूमुलेटिव मैंने आपको लिख कर दिया था, एक में सब में लिख के दिया था लेस देन, और एक में सब में लिख के दिया था मोर देन, लिख के दिया था मोर देन ऐसा लिख के दिया था, राइट, लिख के दिया था ना। तो लेस देन का मतलब होता है कि आप फ्रीक्वेंसीज को ऊपर से एडअप करते हो, और मोर देन का मतलब होता है आप फ्रीक्वेंसीज को नीचे से एडअप करते हो। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज इसने बनाई है, जब मैं इसको ऊपर से ऐड करूंगी तो ये मेरी लेस देन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। 3 7 प्लस करते जाना है, 12 19 28, राइट, फिर आ जाएगा 26, है ना। ऊपर से एडअप करते जाना है, जब नीचे से एडअप करते जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मोर देन,
कल वाले टेबल में मैंने बताया है 8, फिर 17, राइट, फिर 24, फिर 5 करेंगे तो 29, फिर 33 और फिर 36। ये हो गई मोर देन, नीचे से जाएंगे ऊपर से आएंगे, ठीक है। लेस देन, मोर देन, फ्रीक्वेंसी कल ही हमने डिस्कस किए। रिलेटिव ये बता दिया था मैंने, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बता दिया। अब करेंगे हिस्टोग्राम। नाउ व्हाट इज हिस्टोग्राम? तो अभी जो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने पहले ग्राफिकल पढ़े वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं था, ये याद रखना, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं था, ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। तो इसमें 3 टाइप की डायग्राम आती है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑगिव। तो सबसे जो मेन है वो है आपका histogram. Now what is the histogram? This is the very convenient way to represent the frequency distribution. Histogram help us to get an idea of the frequency curve variable under study. Frequency हिस्टोग्राम से हम फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना सकते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर हैं जो हिस्टोग्राम से मिलते हैं, ठीक है। अ कंपैरिजन among the different frequencies class intervals is possible in this mode of presentation. In order to draw histogram, the class limit first converted into corresponding class boundaries. मतलब हिस्टोग्राम में आपका जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है, क्लासेस कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। एंड सीरीज ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स इसमें बनते हैं। बार डायग्राम में और हिस्टोग्राम में क्या फर्क है? तो बार डायग्राम में आप बार्स बनाते हैं जिसमें एक एक का गैप छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम में जो है वो ऐसा बनाते हैं। दिस इज योर हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें हम चीजें कंटिन्यू बनाते हैं। नाउ एडजेसेंट होते हैं रेक्टेंगल, वन अगेंस्ट ईच अ क्लास इंटरवल विथ क्लास इंटरवल एज अ बेस। जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो क्लास इंटरवल्स हमने बनाए हैं, तो ये है आपका, अब उसने दूर दूर लिखा है, ऐसा नहीं लिखते हैं, ये होगा आपका 42, 40 माइनस किया होगा इसलिए यहाँ 43 आया है, 44 से 48, 48 से 50 बराबर चल रहा है ना, 8 का गैप दिया था, 4 कर दिया था, तो एक एक छोड़ दिया है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गड़बड़ लग रही है ना, एक बार फिर चेक दैट कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें 44 पहले क्लासेस को, हाँ इसमें हमें क्लासेस को क्या करना होगा, तो कंटिन्यू करना होगा, ये उसने पहले ही बताया है। 43.50 यहाँ पर आ जाएगा आपका 48.50, ठीक है, फिर यहाँ पे 58.50, यहाँ पे 68.50, ठीक है, और ये 73.50। बार बनाने के बाद, बार बना लिए, देखो अब जो सबसे बड़ा बार है उसमें आप एडजेसेंट से यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से एडजेसेंट यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब जो ये मिड पॉइंट आपको मिल रहा है, ये मिड पॉइंट से आपको मिल जाता है मोड, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इसको बनाएंगे तो यहाँ जो पॉइंट मिलने वाला है आपको, ये है मोड। मोड मतलब क्या, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मोड जो है वो डायग्रामेटिकली मिल जाता है, मीडियन जो है वो भी डायग्रामेटिकली मिल जाता है, लेकिन मीन डायग्रामेटिकली नहीं मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर तो क्लास इंटरवल्स इक्वल है ना, क्लास डेंसिटी यूजुअली इक्वल है, लेकिन अगर नहीं भी है तो उसको हम क्या करेंगे, लेंथ और अल्टीट्यूड इज इरेक्टेड। हिस्टोग्राम और द हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, तो अगर आपकी क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्लासेस को इक्वल कर सकते हैं बाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके, मतलब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एंड देन प्लॉट करेंगे। उसका कोई एग्जाम्पल भी मैं आपका ले लूंगी। अब इसी में ही जो मिड पॉइंट्स है, अब बनाना है हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है
आपको इसके मिड पॉइंट्स जो है, मिड पॉइंट से एक कर्व बनानी होती है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन इसमें होता क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको और एक एडिशनल यहाँ पर पॉइंट लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो, दोनों साइड में लेना है। ठीक है, दोनों साइड में एक एडिशनल पॉइंट लिया जाता है एक्स एक्सिस पे, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें सेम ही लेना है, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 होगा, राइट। ये ऐसे करके इसको आपको ज्वाइन करना है। फ्री हैंडेड कर्व भी आप इसको बना सकते हैं। लाइक दैट, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये एक क्लोज कर्व होती है, मिड पॉइंट्स पे बनती है, और एडिशनल पॉइंट आपको एक इसमें लेना होता है। यहाँ पर यही इसने बताया है कि यूजुअली अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मीन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई टू ग्रुप को ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। विड्थ ऑफ क्लास सेम होनी चाहिए, ठीक है। लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेम ही है। पॉलीगॉन स्केल से बनाया जाता है, कर्व हाथ से बनाई जाती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी प्लॉट एक्स आई एफ आई। एक्स आई यहाँ पर होगा और एफ आई आपकी यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन जिसे हम एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं वो आपके मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स पर ही ये ड्रॉन होती है, और उसके करस्पॉन्डिंग में आपको लेनी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। n being the number of class intervals, n क्या है, आपके number of class intervals है। the plotted point are joined successively by the line segment, आपको पूरे लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है। अभी अभी मैंने बताया, ये जो शेप है ये एक क्लोज फिगर है जिसमें हम टू एक्सट्रीम एंड्स जो हैं वो एडिशनल पॉइंट्स पे ज्वाइन करते हैं, और ये एडिशनल पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्लास को x1 बोला जाता है, लेकिन इसके प्रीवियस क्लास अगर आप लेते हैं तो उसको x0 बोला जाता है, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और एक लास्ट क्लास लेते हैं x+1 जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, नाउ क्यूमुलेटिव ऑगिव क्या होता है, तो जब हम मोर देन और लेस देन बनाते हैं, राइट, जब हम मोर देन CF बनाते हैं और लेस देन CF बनाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डेटा है, आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है। मोर देन CF और लेस देन CF है, तो मोर देन CF जो होता है वो प्लॉट होता है लोअर लिमिट पे, मतलब इसको लेते हैं x एक्सिस पे, ठीक है, और इसको लेते हैं y एक्सिस पे। ये अपर लिमिट है, इसको लेते हैं x एक्सिस पे, इसको लेते हैं y एक्सिस पे, प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसकी अपर लिमिट लेकर इसकी लेस देन CF लेकर प्लॉट करते हैं। देखो बस इतना ही कि मोर देन CF हमेशा लोअर लिमिट्स पे प्लॉट होती है, और अपर देन CF ये हमेशा लेस देन CF जो है वो हमेशा अपर लिमिट पे प्लॉट होती है। अब ये जो दो कर्व्स है ये कुछ इस तरीके की बनती है। तो ये वाली जो कर्व है हमेशा इंक्रीजिंग वाली कर्व होती है, ये लेस देन की होती है, और ये डिक्रीजिंग वाली जो कर्व होती है ये मोर देन की होती है, राइट। ओके, तो ये जो दोनों कर्व्स हैं ये जहां पर भी आपकी इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जहां पर भी इंटरसेक्ट करती है तो एक्स एक्सिस पे मिलने वाला जो पॉइंट होता है वो होता है मीडियन, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ these two curves is the median, कहाँ मिलेगी, एक्स एक्सिस पे मीडियन, ठीक है। अब यहाँ पर रीड कर लेते हैं,
चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। By plotting cumulative frequency against the respective classes, we get ogive as such as 2 ogive. एक less than obtained by taking less than cumulative frequency on the vertical axis, more than ogive plotting more than type of cumulative frequency on the vertical axis. ये कहाँ प्लॉट होते हैं? वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट होते हैं। प्लस लेस देन क्या बोला उसने? लेस देन जो है वो लेस देन CF से बनेगी, मोर देन CF से बनेगी, लेकिन एक्स एक्सिस पे आप लोअर लिमिट के अगेंस्ट में उसको प्लॉट करते हैं। उसके बाद इसको पॉइंट्स ज्वाइन करना है, ठीक है। लेस देन कंसीडर्ड फॉर ऑब्टेनिंग क्वार्टाइल्स ऑफ द ग्राफिकली। क्वार्टाइल्स का मतलब होता है कि हम डेटा का 25% मिलता है, उसमें 50% भी मिलता है, और 75% ऑफ द डेटा भी हम इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑगिव्स हॉरिजॉन्टली, x values of the point gives the median. सेकेंड एंड मिडल क्वार्टाइल, इसको सेकेंड और मिडल क्वार्टाइल भी बोलते हैं। किसको? मीडियन को। मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब मिड पॉइंट होता है, ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद आएगा कुछ कर्व्स। तो ये जो कर्व है, अ फ्रीक्वेंसी कर्व, स्मूथ कर्व, कुछ फ्रीक्वेंसी कर्व्स है जो स्मूथ बनती है। फॉर विच द टोटल एरिया इज यूनिटी। इसका जो टोटल एरिया है वो 1 ही होता है। इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। लिमिटिंग फॉर्म कब बोला जाता है? जब चीजें हम नियरली अप्रोक्सीमेट बनाते हैं, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। So, frequency curve for a distribution can be obtained by drawing a smooth hand curve through the midpoints of the upper side of the rectangle forming the histogram. जो हमने अभी मैंने आपको मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के दिया, उसके टाइप्स है ये, कि अगर उनको हमें ज्वाइन करके एक बेल शेप मिल रहा है, ठीक है, लाइक ऐसा कुछ मिल रहा है, मतलब आप सबसे पहले लोअर वैल्यू पे थे यहाँ पर, फिर मान लो डिमांड बहुत कम थी, यहाँ सेंट्रल पार्ट पे इंक्रीज हो गई और यहाँ पर आके वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। बेल शेप, बेल शेप में क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम लो, ग्रेजुअली रीचेज मैक्सिमम, सेंट्रल पार्ट इज ग्रेजुअली अगेन डिक्रीजेस टू लोएस्ट वन। फिर यू का उसके उल्टा होता है। सबसे पहले हम बहुत अच्छी डिमांड पे थे, ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट पे थे, अचानक क्या हुआ कि डिमांड डिक्रीज हो गई, लेकिन फिर इंक्रीज हो गई, जस्ट लाइक अ कोविड का फर्स्ट वेव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर कम होते गया कम होते गया कम होते गया। अगेन ऐसा बोल सकते हैं कि डिमांड, इसको आप डिमांड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद जब सेकेंड वेव आई थी, इट इज अ जे शेप, कि पहले कोविड नहीं था, फिर क्या हुआ? जे शेप में बढ़ने लग गया, बड़ा बड़ा बड़ा, और एकदम यहाँ कांस्टेंट कई दिनों तक कांस्टेंट चला, चला कि नहीं बताओ, है ना। और एक मिक्स्ड शेप लाइक दिस, कि कभी डिमांड बढ़ती है, कभी कम होती है, कम होती है फिर बढ़ती है। जैसे पिछले साल हमारी रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, तो कभी बहुत ज़्यादा होती थी फिर कम हो जाती थी, फिर बहुत ज़्यादा होती थी फिर कम हो जाती थी। अभी वैसा ही समर का चल रहा है, मतलब समर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना धूप, इतना टेम्परेचर रहता है, फिर एकदम कम हो जाता है, बारिश होने लग जाती है, फिर एकदम बढ़ जाता है, फिर बारिश होने लग जाती है। सो दीज आर द कर्व्स। इसमें आप किसी भी चीज़ को एज एन एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा उसको बिठाने की आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ खत्म। एक्सरसाइज ए आप करेंगे, बी और सी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दूंगी। एडिशनल वाले क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है, क्योंकि ए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है और एडिशनल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली द थ्योरेटिकल पार्ट। जो मैं अभी थ्योरी पढ़ाई हूँ सब वही है, प्रैक्टिकल हमने कुछ किया नहीं है इस चैप्टर में। इसीलिए बी और सी चैप्टर का बी और सी एक्सरसाइज का जो प्रैक्टिकल है ना, वो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, पूरा लिखा कर भी दूंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो भाई लेक्चर ध्यान से देखिए, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लाइक नहीं करते आप, लेक्चर देखते इतने सारे व्यूज रहते हैं बट लाइक नहीं करते, ओके, लाइक करिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक